कोई एक विशेष विधि, एक खास क्रियाकांड नहीं, बल्कि हमारी सहज दिनचर्या 24 घंटे में हम जो भी करते हैं उन सारे छोटे छोटे क्रियाकलापों में आत्मस्मरण की बात ऐसे हो जाए जैसे माला के विभिन्न घुरियों में एक धागा, एक सूत्र पिरोया रहता है। तो हम स्नान कर रहे हैं कि भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं कि बैठे हैं कि बातचीत कर रहे हैं कि मौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी हम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, स्वयं का स्मरण बना रहे। तो इसे आप भांति भांति से जगह जगह अप्लाई करना। निश्चित रूप से कुछ चीजें सरल हैं जहां पर खुद की स्मृति बन रहे, कुछ चीजें कठिन हैं जहां खुद की स्मृति साधना मुश्किल है। हमेशा सरल से शुरुआत करना। धीरे धीरे हम पाते हैं कि जिसे हम पहले कठिन समझ रहे थे, बाद में वह भी सरल लगने लगी। यदि हमने गलत शुरुआत की, यानी कठिन से शुरुआत की, तो फिर मुश्किल होती है। हमारे भीतर एक आत्मनिंदा का भाव आ जाता है कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी भावना आ जाती है। हमेशा सरल से शुरू करना, जो हम कर सकते हैं, जितना आसान लगता है। एक कदम हम उठा सकते हैं, हम एक कदम उठाएं। निश्चित रूप से एक कदम उठाने के बाद एक कदम और उठाने की शक्ति तो हमारे पास है ही, उतना तो हम चल चुके। दूसरा कदम भी उठ जाएगा, तीसरा भी उठ जाएगा। यदि हमने शुरुआत से हिसाब लगाया कि सैकड़ों मील की लंबी यात्रा ही तो बहुत मुश्किल नहीं हो पाएगी, तो फिर नहीं हो पाएगी। लेकिन याद रखना, एक बार में तो एक ही कदम चलना होता है और उतना हम चल सकते हैं। यही धारणा अपने ध्यान की क्रियाकलापों के पीछे रखना। जो हम कर सकते हैं आसानी से, चलो उतना तो करते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा थोड़ा करते करते धीरे धीरे बहुत हो जाता है। तो कभी बहुत दूर के सितारों का हिसाब किताब नहीं लगाना। जो अपने वश में है, अभी अभी हम कर सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्यों ना आत्मस्मरण पूर्वक सुना जाए। हाँ, बोलते समय आत्मस्मरण रखना कठिन है। जब सुनते समय सध जाएगा, धीरे धीरे कोशिश करेंगे बोलते हुए। सुनते समय भी आपने गौर किया होगा, हम किसको सुन रहे हैं, किस भाव दशा में है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। किसी मित्र के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहां पर स्वयं का होश रखना आसान है, एक प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण माहौल है। अगर किसी दुश्मन से झगड़ा हो रहा है, उसकी बातों को सुनते हुए खुद का स्मरण रखना कठिन है। एक दुर्भावना हृदय में उठ रही है प्रतिक्रिया में, वो हमें लपेट लेगी। हमारा छोटा सा होश का दिया जो टिमटिमा रहा था, वो शायद बुझ जाए। तो कठिन है, वहां से शुरुआत नहीं करना। मित्र के संग हंसी खुशी के माहौल में आप गीत गा रहे थे कि चुटकुला सुना रहे थे कि बस यूं ही हंसी मजाक की बात हो रही थी, वहां पर होश रखना बहुत सरल है। तो वहीं से शुरू करना, जहां से जो सुगम पड़े। अक्सर आप पाएंगे एकांत में होश रखना ज्यादा आसान है, क्योंकि बातचीत के द्वारा हम दूसरों से जुड़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है बोलते समय, वहां पे कठिन है होश साधना खुद का, क्योंकि दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको देखकर ही हम कुछ कह रहे हैं, वो हमारा केंद्र बिंदु है, उस समय फोकस उस पर है। अपने पर लाना जरा दूभर है। जब आप एकांत में हैं, समझो कि आप एकांत में हो, आपको गीत गाने का शौक है और आप गुनगुना रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, अभी आप बिल्कुल स्वयं के प्रति होशपूर्ण हो सकते हैं। दूसरे के सामने गीत गाते हुए भी दूसरे का ख्याल ज्यादा हो जाता है, वो क्या प्रतिक्रिया करे, क्या ना करे, प्रशंसा करे कि निंदा करे, हंसी उड़ाए, दूसरा मुख्य हो जाता है।
जब आप अपने घर में बिल्कुल एकांत में ही गुनगुना रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है, समझो आप बाथरूम सिंगर हैं और मज़े से अपने बाथरूम में गीत गा रहे हैं, ये परफेक्ट समय है आत्मस्मरण का। आप एक खुशी के मूड में हैं, तभी तो गीत फूट रहा है। गीत भले ही ट्रेजेडी सॉन्ग हो, अगर आप अच्छे मूड में हैं तभी वो आप गुनगुना रहे हैं। दूसरा मौजूद नहीं है, इसलिए किसी का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखते हुए, अपनी ही आवाज़ सुनते हुए आप पाएंगे आत्मस्मरण बहुत आसानी से सध गया। तो छोटी छोटी चीज़ें आप खोजेंगे अपनी ज़िंदगी में, 10 चीज़ें मिल जाएंगी जहां बिल्कुल आसान है। वहीं से शुरुआत करें, क्रमशः धीरे धीरे बात आगे निकलेगी। एक दिन आप पाएंगे कि दूसरा भी मौजूद है और आप गीत जो गुनगुना रहे थे, आप आत्मस्मरण की स्थिति में रमे हुए गुनगुना रहे हैं। बड़ा विचित्र सा अनुभव होगा। दूसरा व्यक्ति है भी और जैसे नहीं भी है, मानो आप एकांत में हैं, ऐसी स्थिति बन गई। जैसे जैसे आत्मस्मरण घना होने लगेगा, भीतर के सत्य का एहसास होने लगेगा, हम पाएंगे बाहर जो जगत दिखाई दे रहा था वह क्रमशः स्वप्नवत सा होने लगा। सब घटनाएं धुंधली और फीकी, महत्वहीन होने लगी। कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण तत्व उजागर होने लगा। खुद का होना, हम स्वयं के प्रति जितने सोए थे, हम जगत के प्रति उतने ही सत्य का एहसास कर रहे थे। जैसे रात को हम सो जाते हैं और सपना हमें सच जान पड़ता है, क्योंकि हम नींद में हैं, हम मूर्छा में हैं और सपना बिल्कुल सच लगता है। कभी कभी लोग मेरे पास आ जाते हुए कहते हैं हमारे भीतर श्रद्धा का भाव नहीं है, क्या हम भी ध्यान और भक्ति कर सकते हैं? मैं उनसे कहता हूं ऐसा ना कहो कि श्रद्धा का भाव नहीं है। श्रद्धा का भाव है, आप गलत जगह अप्लाई कर रहे हो। भाव खूब प्रगाढ़ है। कभी सपने में आपको संदेह हुआ है आज तक कि कहीं ये झूठ तो नहीं? आज तक नहीं हुआ। तो श्रद्धा का भाव है आपके भीतर, लेकिन आप जहां उसको अप्लाई करते हो वो बिल्कुल सरासर झूठ है। प्रतिदिन सुबह उठ के पता चल जाता है कि सब झूठ था, लेकिन आज फिर जब नींद घेर लेगी और सपना दिखाई देगा, हम फिर उसको सच मान लेंगे। हजारों बार पता चल चुका कि धोखा है, सरासर धोखा, कुछ भी उसमें सच नहीं था। फिर भी हम उस पर भरोसा करेंगे, फिर भरोसा करेंगे। ये सपने की खूबी नहीं, ये हमारी नींद की खूबी है। जहां जहां हम सोए हुए हैं, हमारा अपना होना खो जाता है, जैसे कि हम लगभग हैं ही नहीं। और जो दिखाई पड़ रहा है वह एकदम सत्य प्रतीत होता है। तो क्या उसका उल्टा नहीं हो सकता कि हम अत्यंत जागृतिपूर्ण हो जाएं, तो अपना होना खूब प्रगाढ़ हो जाएगा, और तब जो इंद्रियों से अनुभव आ रहा था वह छाया जैसा हो जाएगा। याद रखिएगा, मिट नहीं जाएगा, पर हमने उसको जो बहुत ज्यादा महत्व दे रखा था, हम पाएंगे वह महत्व जैसे खो गया। उसका होना ना होने जैसा हो गया, क्योंकि हमारा होना खूब प्रगाढ़ हो गया। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शन में, एक दूसरे के ठीक उल्टे अनुपात में चलती हैं। स्वयं का होना जितना प्रगाढ़, जगत का होना उतना फीका, और स्वयं का होना जितना फीका, जगत का होना उतना प्रगाढ़।
तो हमारा सत्य, हमारा असत्य, यह सब सापेक्ष है, रिलेटिव ट्रुथ। हम कितने होश में हैं अथवा कितने बेहोशी में हैं, उस पे निर्भर करता है। यह बड़ी विचित्र घटना है। हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, कि ऑब्जर्व करने वाला होश की किस दशा में है। हम सब जानते हैं एक नशा करने वाला व्यक्ति इल्यूजन में, हेलुसिनेशन में, डिल्यूजन में जीता है। जो चीजें नहीं हैं हमारे लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, उस मादक द्रव्य लेने वाले के लिए वो चीजें हैं। जो हमारे लिए नहीं है वो उसके लिए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे लिए हैं वो उसके लिए ना हो। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन और उसके 2-3 मित्र शराब पी रहे थे, कुछ और नशा भी उन्होंने लिया हुआ था। एक मित्र बोला कि मुझे लगता है कि मेरे पास उड़ने की शक्ति है। जिस भवन में वे थे उसकी 8वीं मंजिल पर बैठे थे। उसने कहा कि मैं उड़ सकता हूं, ऐसा लगता है, और खिड़की से उसने छलांग लगा दी। गिरा नीचे धड़ाम से, हड्डी पसलियां टूट गईं। अस्पताल में भर्ती है, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, मरते मरते किसी प्रकार बचा था। फिर उसके मित्रगण मुल्ला नसरुद्दीन और पूरी पार्टी मिलने के लिए आई अस्पताल। उसने कहा कि आप लोग कैसे हो, आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? मैं तो नशे में था। मुल्ला नसरुद्दीन अब क्या बताएं, हम तो खुद ही तुम्हारी वाली हालत में थे, तुम्हारे पीछे मैं उड़ने वाला था। वो तो भला हो, मेरा पजामा बहुत ढीला था, उसका नाड़ा खिसक रहा था, मैं उसको सुधारने में लग गया, तब तक देखा तुम नीचे टपक गए। तब झटका लगा और मैं चौंका, नहीं तो मैं भी उड़ने वाला था। इनको जो पंख महसूस हो रहे हैं, जो नहीं है वो इनको महसूस हो रहा है। और ये खिड़की 100 फुट ऊपर है जमीन से, ये हमारे लिए तथ्य है, ये उनके लिए तथ्य नहीं है। वो एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। जरा गौर से अगर टटोलेंगे, हम अपने आप को जो कह रहे हैं कि हम नशे में नहीं हैं, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सब भी अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं? पति पत्नी के संवाद सुनो कभी, ऐसा नहीं लगता कि एक दुनिया के वासी हैं? वो आदमी कुछ कह रहा है, स्त्री कुछ और समझ रही है, और स्त्री जो कह रही है वो आदमी तक कभी पहुंच ही नहीं रही वो बात। ऐसा लगता है कोई कम्युनिकेशन संभव ही नहीं। बाप कुछ कह रहा है, बेटा कुछ और ही समझ गया, जो कि कभी कहा ही नहीं गया। और फिर बेटे ने जो रिप्लाई किया, बाप हैरान है कि ये कहां की बात कर रहा है। बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता हम अपनी अपनी दुनिया में बंद हैं और कोई संवाद संभव नहीं। हम जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारा अपना ही व्यक्तिगत अर्थ है। जिसने कहा था उसका ये भावार्थ ही नहीं था। आप कभी भी मैच करके देखना, एक बार पूछना कि आप जो समझे हो वो सही है, आप अक्सर पाओगे कि नहीं, ये बात ही नहीं थी, दूसरा कुछ और ही कह रहा था, आप कुछ और समझ लिए। अब आप जो भी रिप्लाई करोगे, चीजें बड़ी जटिल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि अब वो जो भावार्थ पकड़ेगा आपके वचनों का, वो बिल्कुल ही विचित्र होगा, जो आपने कभी कहा ही नहीं। इसी प्रकार सारे मामले उलझते चले जाते हैं।
बॉस कुछ कह रहा है, सबऑर्डिनेट कुछ समझ रहे हैं, सबऑर्डिनेट कुछ कहता है, बॉस कुछ और ही समझता है। ऐसा लगता है हमारी सबकी भाषा अलग अलग है। हम शब्द वही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे जो अर्थ छुपा है वो हमारा बहुत ही निजी है। वो दूसरे को वो अर्थ पता ही नहीं, और वो जो कह रहा है वो हमको समझ में नहीं आता। हम होश के अलग अलग तलों पर जी रहे हैं, तो संवाद, डायलॉग संभव कैसे है? हमारी जिंदगी की अधिकांश उलझनों की वजह यही है। आप गौर से दो लोगों की बातें सुनो जिनका विवाद और झगड़ा हो गया, असहमति हो गई, आप दोनों की बात सुनकर पाओगे कि दोनों ही बिल्कुल तर्कसंगत और सही सही बात कह रहे हैं। दोनों के इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे इरादे से उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन मामला बिल्कुल उलझ गया और एक दूसरे के प्रति बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो गई, जिसको कि अब फिर से अंडरस्टैंडिंग के तल पर लाना लगभग असंभव है। उनका अपना फिक्स्ड एटीट्यूड बन चुका। वो उस व्यक्ति को उसी नजरिए से, उसी चश्मे से देखेंगे। हम सब चेतना के अलग अलग तलों पर हैं, मूड्स के, विचारों के, धारणाओं के, विश्वासों के अलग अलग तल पर हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम उसी तल पर रहे आते हैं, वो तल बदलते रहते हैं, एक जगह स्थिर भी नहीं है। तो दूसरा तो बदल ही रहा है, हम भी बदल जाएंगे। मैं एक दिन एक प्रवचन सुन रहा था ओशो का। उन दिनों की बात जब ओशो मुंबई में रहते थे। कवि हरिवंश राय बच्चन उस बैठक में है, तो ओशो ने उनसे निवेदन किया है कि आपकी मधुशाला किताब से कुछ सुनाइए। बच्चन जी कहने लगे कि मुझे अब समझ में नहीं आता कि मैंने उसमें क्या लिखा है, वो क्यों लिखा है। आप कह रहे हैं मैं सुनाऊंगा, पर अब मुझे समझ में नहीं आता कि उस समय जब लिखी थी किताब, ये मैंने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, इसके पीछे मेरी क्या मीनिंग थी, मुझे ही समझ नहीं आती। तो दूसरे को कविता समझ में नहीं आती, यहां तक तो ठीक है। वो कवि को भी सिर्फ उसी क्षण में एहसास हो रहा है कि उसका क्या भावार्थ है। 2 साल बाद ये भी नहीं समझ पाएगा वो किस भावदशा में, किस मूड में, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया था। 2 साल लंबा समय है, बहुत चीजें बदल गई, काफी घटनाएं घट गई, देखने का नजरिया चेंज हो गया। तो प्यारे मित्रों, हम जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जो जानकारी हासिल कर रहे हैं, वो वैसी ही नहीं है जैसी कि वास्तविकता है। अगर हम सत्य जानना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए हम बाहर की चिंता छोड़ के अपनी फिक्र करें, अपने होने की अनुभूति करें, तो हमारी होश की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारी चेतना का तल बदल जाएगा। तो बाहर का जगत हमारे लिए फीका फीका, धुंधला धुंधला, कहना चाहिए स्वप्नवत प्रतीत होने लगेगा। हमारा नजरिया का चश्मा, हमारा दृष्टिकोण वो हट जाएगा, और उन क्षणों में हम जो जानेंगे वो ज्यादा सत्य के करीब होगा। स्वयं का एहसास करते हुए जगत के बारे में हम जो सूचना प्राप्त करेंगे वो ज्यादा तथ्य होगी। हमारा इंटरप्रिटेशन, हमारी व्याख्या, हमारी धारणा बीच में नहीं आएगी। इसकी झलक हम सबको कभी न कभी मिलती भी रहती है। कई बार हम अत्यंत होशपूर्ण होते हैं, खूब संवेदनशील होते हैं, तब हमें पूरी परिस्थिति अलग नजर आती है।
इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, बारंबार जहां मौका मिल सके वहां आत्मस्मरण से भरें, और आप पाएंगे आपकी जिंदगी खूब सरल, सहज, सुगम होने लगी। और वो जो अनावश्यक जटिलताएं पैदा हो रही थी लोगों के संग, कम से कम आपकी तरफ से अब वो पैदा नहीं होती। दूसरा क्या करेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो अपने चश्मा नहीं उतारेगा, वो उसकी स्वतंत्रता है, पर 50% तो कम हो ही जाएंगी। आपकी तरफ से जो उत्पन्न हो रही थी मुश्किलें, उतनी घट जाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सारा जीवन सरल और सहज हो जाएगा, खूब शांति, तनाव मुक्ति और एक अकारण प्रफुल्लता का एहसास भीतर बना रहेगा। स्वयं के होने के साथ साथ एक आनंद की अनुभूति बनी रहती है। हम जितना दूसरों के प्रति होशपूर्ण होते हैं, हम उतने ही तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो दूसरा एक नहीं है, दूसरे अनेक हैं। कम से कम 15 लोग ऐसे हैं मिनिमम, एवरेज, जिनसे हमारा निकट का नाता है। तो हम कहते हैं दूसरा, तो दूसरा एक नहीं है, कम से कम 15 लोग हैं जिनसे हमारा निकट संपर्क है। और उनकी दृष्टि के मुताबिक हम नहीं हो सकते। 15 लोगों के अनुसार हम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे सब भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं उनके। और उस होने की कोशिश में हम अधिक से अधिक पाखंडी होते जाते हैं, दिखावटी होते जाते हैं, औपचारिक होते चले जाते हैं। एक व्यक्ति के सामने हमारा एक चेहरा, दूसरे के सामने दूसरा चेहरा है, तीसरे के सम्मुख हम बिल्कुल कुछ भिन्न ही हो जाते हैं। हमारे भीतर खंड खंड, ये खंड खंड हो जाना ही पाखंड है, सब झूठे मुखौटे। हम जितने आत्मस्मरण से भरेंगे हम उतने ही अखंड होते जाएंगे, क्योंकि भीतर हमारा होना एक ही है, वहां कोई अनेकता नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। हम पाएंगे जीवन बड़ा सरल और सुगम हो गया। जो खींचातानी मची थी सब तरफ से, वो बंद हो गई। हम आत्मरमण की स्थिति में अपने आप में जीते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आवश्यकता पड़ने पर हम औपचारिकता नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन वो एक खेल की तरह अभिनय मात्र रह जाएगा, वो कोई गंभीर मुद्दा नहीं रह जाएगा। हम भीतर अपनी आत्मरमण की स्थिति में तब भी बने रहेंगे, एक खेल खेल जैसा, लीला जैसा, नाटक जैसा। हमारा सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। तो आत्मस्मरण मुख्य सूत्र है।